तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यूनिट 2 क्लास 9 का चैप्टर 2 हिस्ट्री का सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का यूनिट 2.2 इकोनॉमी एंड सोसाइटी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है, अब आप लोग को समझाते हैं इसके बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मेनली रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। At the beginning of 20th century, the vast majority of Russian people were agriculturists. बोल रहा है 20th सेंचुरी के 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ उसमें रशिया का बहुत ज़्यादा मेजोरिटी लोग, बहुत सारा लोग जो था वो एग्रीकल्चर करता था, खेती बाड़ी करता था। About 85% of Russian Empire population earned देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। बोल रहा है रशियन पॉपुलेशन का 85% जो था वो रशियन एम्पायर का जो पॉपुलेशन था उसका 85% जो था वो सिर्फ एग्रीकल्चर से ही कमाता था और खाता था। दिस प्रोपोर्शन वाज हायर देन इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। ये प्रोपोर्शन जो था बाकी के यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा था, ठीक है। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज देयर ओन नीड्स। इसमें क्या थे, कल्टिवेटर जो थे खेती करने वाले वो अपने लिए भी प्रोड्यूस करते थे और मार्केट के लिए भी। तो एंड रशिया वाज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ ग्रेन। उस समय रशिया जो था बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन का, अनाज का एक्सपोर्टर जो था सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था रशिया। इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स प्रोमिनेंट इंडस्ट्री एरिया वेयर सेंट पीटरबर्ग इन मॉस्को। बोल रहा है उस समय इंडस्ट्री बहुत कम होते थे, जिस समय एग्रीकल्चर का संख्या ज़्यादा था उसमें इंडस्ट्री बहुत कम होते थे। सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को जो थे कुछ खास इंडस्ट्रियल एरिया थे, ठीक है। उसके बाद आगे लिखता है क्राफ्टमैन अंडर टुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंग क्राफ्ट वर्कशॉप्स। बोल रहा है कि क्या था, यहाँ पे छोटा छोटा वर्कशॉप के साथ, क्राफ्टमैन का वर्कशॉप के साथ साथ बड़ा बड़ा फैक्ट्री भी था मॉस्को और सेंट पीटरबर्ग में, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे दिया है मेनी फैक्ट्रीज वेयर सेटअप इन द 1890s when Russia's railways network were extended and foreign investment इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड। अब बोल सकते हैं रशिया में रेलवे नेटवर्क कब एक्सटेंड हुआ, 1890 में। 1890 में बहुत सारा फैक्ट्री भी सेटअप हुआ और साथ में रशिया का रेलवे नेटवर्क भी एक्सटेंड होता चला गया। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज्ड, और दूसरे देश के भी लोग इसमें यहाँ के रशिया के इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कोल प्रोडक्शन डबल्ड एंड आयरन एंड स्टील आउटपुट क्वाड्रुप्लेड। बोल रहा है कोयले का जो उत्पादन था वो दुगना हो गया और स्टील और आयरन का जो प्रोडक्शन था वो 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स, ठीक है। बाय द 90s इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्टमैन वेयर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। बोला 90s तक, सन 1900 आते आते एरिया कुछ ऐसे जगहों में, सम एरियाज में कुछ ऐसे जगहों में फैक्ट्री वर्कर्स का संख्या और क्राफ्टमैन आल्सो, कारीगर मतलब जो क्राफ्टमैन थे और कारखाना में काम करने वाले मजदूर, क्राफ्टमैन मतलब कारीगर और कारखाना में फैक्ट्री में जो काम करने वाले लेबर्स थे, दोनों का संख्या बराबर हो गया। ये किस समय का बात कर रहा है, सन 1900 में, सन 1990s में ये ऐसा हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज was the private property of industrialist. Most industry was the private property of industrialist. ज़्यादातर इंडस्ट्री जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थे किसी विशेष एक इंडिविजुअल आदमी का, जिसको कि हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। किसी के पास अपना इंडस्ट्री सेटअप करता था उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू इंश्योर मिनिमम वेजेज एंड लिमिटेड आवर ऑफ वर्क। गवर्नमेंट ऑर्डर दिया, सुपरवाइज किया बड़े बड़े फैक्ट्री को कि आप अपना एक लिमिट तय कीजिए, कितना सैलरी, इतना मिनिमम सैलरी लोगों को देना है और वर्किंग आवर फिक्स कीजिए, कितना ही वर्किंग आवर होना चाहिए। जैसे कि 8 घंटा का काम कराना है और इतने दिन में 8 घंटा का आपको इतना रुपया देना है, ये फिक्स कर दिया। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल ब्रेकिंग
ब्रोकन। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो था इसको इस तरह का जो कानून को तोड़ा जा रहा था इसका ऐसा किया नहीं जाता। सरकार के द्वारा बोला गया कि सैलरी को बढ़ाइए और काम के समय घटाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर था वो भी इसको रोक नहीं पाया। In craft units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours, compared with compared with 10 to 12 hours in factories। बोल रहा है वर्किंग आवर बढ़ गया, 10 से 12 घंटा पहले फैक्ट्रीज में काम होता था, अब वो बढ़ के हो गया था 15 घंटा। एकोमोडेशन वेरीड फ्रॉम रूम्स टू डोरमेट्रीज। रहने का जो सुविधा था वो भी डोरमेट्रीज में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया है, देखिए डोरमेट्रीज कैसा था ये पिक्चर में। यहाँ क्या लिखता है, दे स्लीप्ड इन शिफ्ट एंड कुड नॉट कीप देयर फैमिली विद देम। जो वर्कर्स थे फैक्ट्रीज में काम करने वाले, वो अपने साथ अपने फैमिली को नहीं रख सकते और ये लोग शिफ्ट में सोते थे। जैसे कि 8 से रात के 12 बजे सोते थे, सुबह 6 बजे तक। एक बात बोल रहा हूँ, 12 बजे सोते थे सुबह 6 बजे तक, उसके बाद वो 6 बजे के बाद वो चले गए काम पे, तो 6 बजे से लेकर फिर 12 बजे तक कोई ना कोई सोएगा। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक कोई ना कोई सोएगा, बेड खाली नहीं होता तो हर कोई सोता है। हर वो डॉर्मेट्री में इस तरह का व्यवस्था रखा जाता है। वुमेन मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1920। यहाँ पे बोल रहा है कि 1914 में 19 नहीं, एक मिनट, ये वाला बच गया, सॉरी। Workers were divided in social groups. Some had strong links with the village from which they came. Others they had settled in cities permanently. Workers are divided in skills. Workers जो थे डिवाइड थे सोशल ग्रुप में, अलग अलग सोशल ग्रुप में। कुछ कुछ वर्कर्स का स्ट्रॉन्ग लिंक था विलेज के साथ जहाँ से वो लोग आए थे। कुछ वर्कर्स जो थे सिटी से बिलोंग करते थे, परमानेंटली सिटी में रहते थे। और कुछ वर्कर्स जो थे वो स्किल्स के हिसाब से अलग अलग थे। मतलब यहाँ पे बताया वर्कर्स का अलग अलग सोशल ग्रुप से बिलोंग करते थे। कुछ गांव से बिलोंग कर रहा है तो कुछ शहर से बिलोंग कर रहा है, या फिर वर्कर्स अलग अलग डिवाइड किया गया था उसको स्किल्स के द्वारा। फिर बोला जा रहा है 1914 में देखा गया कि वुमेन्स का जो परसेंटेज था फैक्ट्रीज में वो 31% था। बट दे वेयर पेड लेस। उन लोग को पैसा, उन लोग को जो सैलरी मिलता था वो कम मिलता था। किसके मुकाबले? मेंस के मुकाबले उन लोग को सैलरी कम मिलता था। डिविजन्स among workers showed themselves in dress and manners too। डिवीजन देखने के लिए वर्कर्स में भी डिवीजन देखने मिलता था उनके ड्रेस में। उन लोग का ड्रेस कोड होता था। कुछ मजदूरों के बीच में उनके पहनावे और उनका जो मैनर था उसको भी देख के पता चलता था, उनके बीच के फासला पता चलता था। एक मजदूर ही है, वर्कर ही है, लेकिन दोनों का ड्रेस कोड अलग होता था, मैनर, बात करने का व्यवहार तरीका अलग होता था। सम वर्कर्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर्स इन times of unemployment or financial hardship, but such as association were few। बोल रहा है कि वर्कर्स मिल के आपस में एक एसोसिएशन तैयार किया जो कि जिसका काम था कि वर्कर्स जो एसोसिएशन का मेंबर होगा उसको मुश्किल समय में हेल्प करने के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा जो एसोसिएशन था इसका संख्या बहुत ही कम था। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक स्टॉप वर्क। स्ट्राइक वर्क का मतलब स्टॉप वर्क व्हेन they disagree with employers about dismissal of work conditions। Their strike took place frequently in textile industry during 1896 to 1897 and in metal industry। यहाँ पे लिख रहा है जब भी किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था, जब भी किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो उन्हें मालिक से, वहाँ का जो ऑनर होता था, उसे शिकायत होता था। तो मजदूर जैसे जितने भी वर्कर्स होते थे वो एक साथ मिलके क्या करते थे, स्ट्राइक कर देते थे। ऐसा ही स्ट्राइक देखने के लिए मिला था 1896 से 1897 के बीच में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और 1902 में मेटल इंडस्ट्री में। जो कि बोला जाता है ये स्ट्राइक जो था बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ था। ये स्ट्राइक जो था बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ था। इन कंट्री साइड peasants cultivated most of the land। In countryside, peasants cultivated most of the land, but the nobility, the crown, and the Orthodox Church owned large property। बोल रहा है कि कंट्री में देखा गया उसमें किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, किसान खेती करते थे, लेकिन जो ज़मीन था, ज़मीन के जो मालिक थे, सबसे ज़्यादा ज़मीन के मालिक थे नोबेल्टी, क्राउन, ऑर्थोडॉक्स चर्च। ये लोग जो थे उस ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। संख्या ज़्यादा था किसान का, लेकिन जो ज़मीन होता था किसान के लिए खेती करने के लिए ज़मीन होता था उसका मालिक नोबेल्टी, क्राउन, ऑर्थोडॉक्स चर्च ये सब होते थे।
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नोबल्स गॉट देयर पावर, नोबल्स को उनका पावर कहाँ से मिलता था? नोबल्स गॉट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विसेज टू द जार, नॉट थ्रू लोकल पॉपुलरिटी। यहाँ पे कहा जाता है नोबल्टीज को, नोबल्स को जो पावर मिला हुआ था, जो पोजीशन मिला हुआ था, वो पॉपुलैरिटी के कारण नहीं मिला था, उसको इसलिए मिला था क्योंकि वो राजा जार का कह सकते हैं हम लोग उसको, राजा जार के प्रति अपना ईमानदारी, ऑनेस्टी दिखाता था, राजा जार का नज़र में बहुत अच्छा बना हुआ था, इसलिए उसको अपना सर्विस देता था राजा जार को, किंग जार को। वो लोग क्या करता था, अपना सर्विस बेटर देता था, उसके प्रति ऑनेस्टी दिखाता था राजा के प्रति, किंग के प्रति। इस कारण से उसको पावर, नोबल्स को पावर और क्या मिला हुआ था? नोबल्स को पावर और मिला हुआ था पोजीशन। आगे बढ़ते हैं इसी में, फिर देखते हैं हम लोग। This was unlike France, where during the French Revolution Brittany peasants respected nobles and fought for them. फ्रांस में क्या था? फ्रांस में सिचुएशन ये था, नोबल्स के लिए किसान जो थे, किसान जो थे वो जान दे देते थे अपना, उसके लिए लड़ाई करते थे। लेकिन रशिया में क्या था? इन रशिया पीजेंट्स वांटेड द लैंड ऑफ द नोबल्स। यहाँ पे फ्रांस में किसान जान देते थे नोबल्स के लिए, लेकिन रशिया में क्या था? वही किसान जो थे वो नोबल्स का जमीन को कब्जा में लेना चाहते थे, एनेक्स करना चाहते थे, हथियाना चाहते थे, और वो साथ में क्या करते थे? किसी भी तरह का कोई रेंट देने से मना कर देते थे। ठीक है, लैंडलॉर्ड को किसी भी तरह का कोई रेंट देने से मना कर देते थे। इन 1902 दिस अकर्ड ऑन लार्ज स्केल इन साउथ रशिया। बोल रहा है साउथ रशिया में ऐसा देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिला, लार्ज स्केल पे देखने को मिला कि रेंट देने से मना कर दिया लैंडलॉर्ड को, और साथ में रशियन जो नोबल्स थे उनको मारा पीटा गया, उनका ज़मीन पे हथिया लिया गया। एंड इन 1905 सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस ऑल ओवर रशिया। और बोला गया 1905 तक में लगभग पूरे रशिया में ये फैल गया। रशियन पीजेंट्स वेयर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स। बोल रहा रशियन पीजेंट्स जो थे वो दूसरे पीजेंट्स के मुकाबले अलग होते थे। कैसे? दे पुल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली एंड देयर कम्यून मीर डिवाइडेड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिली। तो रशियन एम्पायर, रशियन पीजेंट्स, रशिया का जो किसान थे, बोल रहा है कि यूरोप में जितने भी किसान थे उनसे अलग थे। कैसे? तो वो उन लोग के पास जो अपना ज़मीन होता था, उन लोग के पास जो अपना ज़मीन होता था, वो टाइम टू टाइम वो लोग आपस में बदलते रहते थे। उनके पास जो खेती करने के लिए जो भी ज़मीन हुआ, जैसे कि मान लेते 10 आदमी हैं, 10 आदमी मिलकर एक ग्रुप बनाया, 10 आदमी का ग्रुप है, वो लोग क्या किया? वो लोग अपना ज़मीन पे खेती किया। ठीक है, उसके बाद एक हेड होता था कॉम्यून, एक ऑर्गेनाइजेशन होता था कॉम्यून मीट। उसके बाद जब अपना खेती हो गया, फसल काट लिया, तो वो क्या क्या अपना सारा फसल को, सारा ज़मीन को वो हैंड ओवर करता था, वो सारा लैंड को कॉम्यून के पास हैंड ओवर कर दिया। और कॉम्यून क्या करता था? उसके बाद देखता था कि किस फैमिली को ज़मीन का ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़मीन का ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो फिर फैमिली को बांट देता था। मतलब अगर 20 आदमी हैं तो 20 आदमी में उसके नीड के हिसाब से, इंडिविजुअल फैमिलीज के हिसाब से उसमें ज़मीन को डिवाइड कर देता था। कि आप लोग को 10 में से 20 में से मान लेते हैं 10 आदमी को ज़्यादा ज़मीन का ज़रूरत था अनाज उपजाने के लिए, उनके खर्च के लिए, तो उनको ज़्यादा ज़मीन दिया जाता था। ये एक ऑर्गेनाइजेशन था या एसोसिएशन था कम्यून, जो कि डिवाइड करता था लैंड को उसके लोगों के नीड्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे था। अब देखते हैं इसमें हम लोग कुछ छोड़े हैं। Sometimes the worker had to work for 15 hours at low wages. So पूरा ही दिए हैं। तो नहीं लग रहा है। चलिए, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, बताएंगे।